हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू स्मार्ट प्रोग्रामिंग। आज हम पेट सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग केट और डॉग की डिजीज़ और उनकी फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। पेट्स के अंदर जो कॉमनली डिजीज़ होती हैं जिसमें डॉग आता है नंबर 1 पर रेबीज़, नंबर 2 पर पार्वो वायरस इन्फेक्शन, नंबर 3 पर केनाइन डिस्टेंपर। Today we are discussing about the parvovirus infection. पार्वोवायरस की जो मेन 2 साइंस होती हैं, इसका या जो दूसरे नाम है वो है हेमरेजिक एंट्राइटिस। ये अमूमन 6 मंथ के पपीज़ के अंदर ये कंडीशंस अमूमन दिखाई देती है, जहाँ पर होता ये है कि या तो उसे फाउल डायरिया होगा, बदबूदार, या वोमिशन वगैरह होगी। इशियोलॉजी या काजेटिव एजेंट की बात करें तो जो इसका काजेटिव एजेंट है उस वायरस का जो नाम है वो है पार्वोवायरस 2। जो इसकी जीनस है वो प्रोटोटाइप पार्वोवायरस है और जो इसकी फैमिली है वो पार्वोवायरिडी है। अगर इसके मॉर्फोलॉजी की बात करें वायरस की तो ये एक डीएनए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस है। डीएनए इस वजह से, हालांकि डीएनए तो हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड इस वजह से क्योंकि जो ये डीएनए है इसमें एक ही थ्रेड होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। और डीएनए इस वजह से इसको नाम दिया गया क्योंकि इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है तो यहाँ पर डीऑक्सी राइबोज शुगर है। इसके साथ साथ इसके सराउंडिंग एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है कैप्सिड का, जिसके ऊपर एक VP2 प्रोटीन होती है जो ही पैथोजेनिसिटी काज करती है। होस्ट की अगर बात करें तो नेचुरल जो इसका होस्ट है वो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, वॉल्फ होते हैं। इसके साथ साथ फॉक्स, स्नकल्स, वाइल्ड एनिमल्स वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ अगर हम लोग वायरस रिप्लिकेशन की बात करें तो वायरस क्योंकि नॉन लिविंग तस्वर किया जाता है तो वो जैसे ही सेल के अंदर आता है, स्पेशली द विलाय, इंटेस्टिनल विलाय, स्मॉल इंटेस्टाइन के, वहाँ पर आकर ये एंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर जंप करता है। जैसे ही अंदर आता है तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये अपने आप को रिप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है। वो कैसे कि जो इसका डीएनए होता है वो पहले कन्वर्ट होता है मैसेंजर आरएनए के अंदर और फिर ये मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होता है इनटू इट्स प्रोटीन्स, जो इसके कैप्सिड के प्रोटीन्स होते हैं उसके लिए। और इसके साथ साथ ये जो डीएनए वायरस है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होकर अपनी जो जीनोम है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए उसकी कॉपीज़ बनाता है। फिर ये सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपी और इसके साथ साथ जो इसका प्रोटीन, ये दोनों सेल्फ असेंबल होकर यहाँ से अपनी एक पीक क्वांटिटी बनाकर सेल को तोड़कर बाहर निकलते हैं, फिर दूसरे सेल्स पर जंप करते हैं। इसी तरीके से ये अपनी डिजीज़ कॉज करता है। अगर इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो आमतौर पर ये डॉग के फीसिस के अंदर रिलीज़ होता है। फिर वहाँ से डॉग की एक हैबिट होती है कि वो हर एक चीज़ को स्निफ करता है, सूंघता है या उसको चाटता है। तो ओरल रूट के थ्रू या नेज़ल रूट के थ्रू ये आता है डॉग के जिस्म के अंदर। फिर वहाँ पर जो वो फेरिंक्स के अंदर लोकल लिम्फाइड टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर या लिम्फ नोड्स होते हैं, वहाँ पर ये मल्टीप्लाई करता है और ऐसे ही ये ब्लड के अंदर एंटर होता है। फिर कंडीशन आ जाती है वायरीमिया। जब ये ब्लड के अंदर एंटर हो जाती है तो फिर इसके पास 2 रूट होते हैं, या तो ये जाएगा इंटेस्टिनल एपिथेलियम की तरफ, फिर वहाँ पर ये लाइसिस काज करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो प्रोटीन्स होंगे और जो ब्लड होगा वो इंटेस्टाइन के अंदर ऊज आउट होगा, फिर वो डायरिया के थ्रू बाहर निकलेगा या वोमिशन भी हो सकती है। इसके साथ साथ जितने भी प्रोटीन्स वगैरह ब्लड के अंदर होंगे वो भी बाहर निकलेंगे, तो हाइपोप्रोटीमिया, प्रोटीनीमिया की कंडीशन हो जाएगी। इसके साथ साथ डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन होगी क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर निकलेंगे।
जो दूसरा रूट होता है उसमें ये हो सकता है कि भाई ये जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा थाइमस है, जैसे हमारा बोन मैरो है, यहाँ पर ये बोन मैरो के अंदर जाकर जो लिम्फोइटिक जो स्टेम सेल्स होते हैं और हीमोपोइटिक सेल्स होते हैं वहाँ पर इनकी डिस्ट्रक्शन करता है, तो अल्टीमेटली इम्यूनोसप्रेशन काज करता है। और थाइमस के अंदर भी जाकर ये टी लिम्फोसाइट को हिट करता है वहाँ पर भी, तो ये अल्टीमेटली सारा क्या काज करेगा, इम्यूनोसप्रेशन इन डॉग। इम्यूनोसप्रेशन की वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है इस डॉग के अंदर, जो कंडीशन को मोर वर्स्ट बना सकता है। ये सारी इसकी पैथोजेनेसिस और ट्रांसमिशन हो गई। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्लिनिकल साइंस के बारे में। अगर क्लिनिक पर ऐसा केस आता है या हम लोग विजिट पर इस केस को देखने आते हैं तो इसके जो दो मेन साइंस वो क्या होंगे, या तो एक बदबूदार डायरिया किस्म का वो पपी निकाल रहा होगा या वोमिशन करेगा, उसके साथ साथ बिल्कुल वीक होगा, बिल्कुल ड्रॉप डाउन, क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन ये डिजीज काज करती है। तो हम लोग यही समझेंगे ये ससेप्टेबल टू दी पार्वोवायरस इन्फेक्शन। डायग्नोसिस की बात करें तो फील्ड डायग्नोसिस भी होती है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस भी होती है। फील्ड डायग्नोसिस में हम लोग ये सिम्टम्स देखेंगे, क्लिनिकल साइंस वगैरह, और हिस्ट्री पूछेंगे कि आया ये जो पपी है या ये जो डॉग है ये वैक्सीनेटेड है या नहीं। अगर वैक्सीनेटेड है तो कहाँ से वैक्सीन करवाई है, उसकी डेट वगैरह के बारे में हम लोग पूछेंगे। इसके साथ साथ जो लैब डायग्नोसिस है वहाँ पर हम लोग सेल कल्चर करते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह होती हैं, जैसे कि हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट होती है, हीम एग्लूटेशन इनहिबिशन टेस्ट होती है, पीसीआर होती है, डीएनए सीक्वेंसिंग होती है, जिसमें हम लोग ये ऑथेंटिकली डायग्नोज करते हैं कि भाई इसमें ये वायरस प्रेजेंट है या नहीं। ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो वायरल इन्फेक्शन की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होती है एनिमल्स के अंदर, पर इसके बरक्स सेकेंडरी जो इन्फेक्शन होते हैं तो हम लोग एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, अमूमन एनरोफ्लॉक्सिन या एम्पेसिलिन हम लोग देते हैं। इसके साथ साथ एंटी इमेटिक्स या जो वोमिशन के लिए आती है वो हम लोग दे सकते हैं, और इसके साथ साथ जो सॉल्यूशंस आते हैं जैसे कि डेक्सट्रोज और पोटेशियम के, वो हम लोग आईवी कर सकते हैं। याद रखने की एक बात यह है कि आपको एंटी डायरियल ड्रग यहाँ पर नहीं देनी। एंटी डायरियल ड्रग क्या करती है, वो डायरिया को होने से रोकती है। तो होता ये है कि अगर डायरिया नहीं होगा तो जितना भी वो गंद किचरा वगैरह इंटेस्टाइन भरा हुआ है तो वहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं नॉर्मल फ्लोरा, तो वो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, इकोलाई वगैरह, वो क्या करेंगे, वो ट्रांसलोकेट करेंगे इंटेस्टाइन की वॉल से इनटू दी ब्लड, तो फिर वो सेकेंडरी इन्फेक्शन काज करेंगे और एंडोटॉक्सिमिया कंडीशन जनरेट करेंगे। क्योंकि जो ये बैक्टीरिया होते हैं इनकी सेल वॉल पर एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग कहते हैं लिपोपॉलीसैकेराइड्स, सॉरी कंजुगेट मॉलिक्यूल होता है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का, जिसको बोलते हैं लिपोपॉलीसैकेराइड्स। ये क्या करता है, एंडोटॉक्सिमिया काज करता है, जो ब्लड में सेप्टिसेमिक कंडीशन काज करता है, जो फर्दर वर्स्ट इस डिजीज़ को बना देता है। तो बराए मेहरबानी एंटी डायरियल ड्रग आपको पार्वोवायरस इन्फेक्शन में नहीं देनी। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करते हैं, तो कंट्रोल की अगर हम लोग बात करें तो कंट्रोल इस तरीके से कर सकते हैं कि डॉग्स जो आप घर में रखते हैं या केट अगर आप घर में रखते हैं उनको आप वैक्सीन करवाएं पार्वोवायरस की। इसके साथ साथ जो स्ट्रीट डॉग्स है वहाँ से अपने डोमेस्टिक डॉग, अपने घर के डॉग को दूर रखें, सफाई वगैरह का अच्छा ख्याल रखें, क्योंकि ये जो वायरस है ये ब्लीचिंग, जो आम ब्लीच पाउडर यूज़ होता है उससे ही मरता है, बाकी जो दीगर सैनिटरी एजेंट्स आते हैं उससे ये नहीं मरता। इसके साथ साथ वैक्सीन जो आती है वो वैक्सीन अपना मल्टीवैलेंट वैक्सीन आती है जिसके अंदर केनाइन डिस्टेंबर वायरस की भी वैक्सीन होती है। इसके साथ साथ स्पाइलोचीट्स जो होते हैं बैक्टीरिया के, उसकी वैक्सीन यानी कि हाइब्रिड वैक्सीन आती है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एजेंट्स होते हैं वो इसमें लगती है। अच्छा, इसका तरीका ये होता है कि स्टार्टिंग में आपको जो पपी होता है उसको 6 to 8 वीक्स यानी कि 1.5 महीने से 2 महीने का जो पपी होता है उसको आपको वैक्सीन लाजमी कराना चाहिए। इसके बाद 2 बूस्टर डोज लगते हैं जो हर 15 दिन या 1 महीने के बाद लगेंगे। ये 3 डोज मुकम्मल हो गए। इसके बाद हर 1 साल पर आपको पार्वोवायरस की वैक्सीन को रिपीट करवाना है। आई होप ये छोटी सी कोशिश मेरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर